So good morning student. Today we study about the vector transmission. हमने इसके पहले पढ़ा था व्हीकल ट्रांसमिशन जो कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर था. ठीक है, तो हम आज वेक्टर ट्रांसमिशन के अंदर जानेंगे क्या होता है वेक्टर ट्रांसमिशन. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेक्टर आर आर्थ्रोपॉड और अदर इनवर्टिब्रेट होस्ट दैट ट्रांसमिट इन्फेक्शन. ऐसे आर्थ्रोपॉड की स्पीशीज से, देखो आर्थ्रोपॉड जो होता है वो एक स्पीसीज होता है. स्पीसीज मतलब जैसे कि कैट एक स्पीशीज है. ठीक है, अब कैट की प्रजातियां बहुत सारी है. ठीक है, ये पहले टाइगर, लायन, अलग अलग ये उसी प्रजाति में आएंगे. फिर उसका छोटा रूप क्या है? कैट, है ना. तो ये एग्जाम्पल था. ठीक है, तो वैसे आर्थ्रोपॉड जिसमें वर्टिब्रा नहीं होती, इनवर्टिब्रेट होते हैं. वर्टिब्रा पता है ना, हमारी बैकबोन. वर्टिब्रा नहीं होती. उन आर्थ्रोपॉड जैसे वेक्टर्स को वो क्या करते हैं, एज अ होस्ट काम करते हैं और इन्फेक्शन को कैरी करके क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं. ठीक है, फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं. तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे वेक्टर में? मॉस्किटो, फ्लाइज, fleas, tick, mites, lice. They are transmit the disease either the inoculation into skin by biting or by disposing infected material on skin. ठीक है, फूड और अदर ऑब्जेक्ट के थ्रू. अब इसमें क्या क्या आएगा? मॉस्किटोज आ रहा है, फ्लाइज आ रहे हैं मतलब मच्छर, मक्खी. ठीक है, टिक एक तरह का पैरासाइट कह लो उसको, वो चिपक जाता है और बहुत हार्ड हो जाता है. तुम लोग सर्च करना, टिक अगर लग जाता है तो बहुत हार्ड हो जाता है, वो जगह को स्वेल कर लेता है, खून चूसता है. ठीक है, फिर आता है माइट्स और लाइसेस. खटमल पता है? खटमल होता है, खटमल नहीं पता तुम लोगों को? जो बेड पे लग जाएंगे, कंबल कपड़े सब में लग जाते हैं. वो छोटे छोटे बारीक होते हैं और वो काटते रहते हैं, खून चूसते वो भी, है ना. और लाइस पता है? लाइस जुए होते हैं. ठीक है, वो भी आपका खून चूसेंगे. तो ये क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं. ठीक है, छोटे छोटे, इनमें कोई वर्टिब्रा तो होती नहीं, अगर होती तो उनकी हड्डी टूटने की भी आवाज आती है ना. तो ये इनवर्टिब्रेट होते हैं, इनमें इनकी वर्टिब्रा नहीं होती है. समझ में आया? तो ये सारे इन्फेक्शन ट्रांसमिट करते हैं. अब लाइस क्या इन्फेक्शन ट्रांसमिट करेगा? उनको भी होने लगेगा. सही बात है. अगर किसी के सर में जुए हैं, है ना, तो अगर कोई साइड में व्यक्ति रहेगा तो वो उधर से उधर जंप कर जाते हैं, उसको भी हो जाएंगे. मतलब उसको तो है पर उसको भी हो जाएंगे, है ना. टिक भी बहुत जल्दी फैलता है ना. खटमल भी जैसे कपड़े पे, इस पे उस पे जल्दी स्प्रेड होता है. जैसे खटमल वाली चीजें अगर तुमने, जैसे तुम्हारे घर में नहीं है तो तुमने उनको ले आए ना, तो वो दूसरी जगह पे स्प्रेड हो जाएंगे. कॉकरोच को देखा है बेटा? कॉकरोच क्या करते हैं? तुम्हारे घर में कॉकरोच नहीं, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी के घर में बहुत कॉकरोच है. तुम्हारे घर में एक आएगा, ठीक है, और एक से वो बहुत सारे हो जाएंगे. तो ये होता है. ठीक है, फिर ये तो हो गया वेक्टर ट्रांसमिशन. वेक्टर ट्रांसमिशन समझ में आया? जो इनवर्टिब्रेट स्पीशीज होती है वो क्या करती है? इन्फेक्शन ट्रांसमिट करती है. दैट इज कॉल्ड वेक्टर ट्रांसमिशन. नेक्स्ट इज मैकेनिकल ट्रांसमिशन. मैकेनिकल ट्रांसमिशन. It implies passive transfer on an infectious agent by the vector. ये क्या है? ये पैसिव ट्रांसफर करती है इन्फेक्शन को किसी इन्फेक्शन एजेंट के थ्रू. मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से और किस फॉर्म में जा रही है,
किसी को अपना किसी को अपना वो जरिया बना के, मतलब किसी के थ्रू किसी इन्फेक्शन को फैलाना। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? कॉकरोच, कॉकरोच में डिजेंट्री, कॉकरोच की वजह से डिजेंट्री होती है। ठीक है, सपोज कॉकरोच तो हर कहीं तुम देखोगे, कहीं पे भी घुस जाते हैं, गंदी जगहों पे रहते हैं। ठीक है, वो फिर तुम्हारे घर में आते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कॉकरोच ने कैरी करके लेके आया कॉलेरा। ठीक है, अब अगर वो कॉकरोच तुम्हारे खाने में चल गया या रोटी में, रोटी के ऊपर चल गया, तो और तुमने फिर हम क्या करते हैं, रोटी को झाड़ के खा लेते हैं। बेटा गरीबों के घर में यही होता है, छी छा करने वाली बात नहीं है। वो थोड़ी ना अनाज को फेंकेंगे। जो मजदूरी करते हैं ना, हम तो मतलब बहुत हाई फाई ईश्वर ने हमको रखा है, लेकिन जो मजदूरी करते हैं ना बच्चे, वो नहीं फेंकते अनाज, वो झाड़ के खा लेते हैं। पर वो एक तरीके का ये हो गया कि इन्फेक्शन उन्होंने स्प्रेड किया। ठीक है, मतलब एक जगह से क्या हुआ, दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो गया। ये हो गया मैकेनिकल ट्रांसमिशन। ठीक है, मतलब कॉकरोच ने तुम कहीं से बीमारी उठा के लाया, खाने में चल गया, वो खाना तुमने खा लिया, वो किसी के थ्रू फैली, वो बीमारी किसी के थ्रू, मतलब उसका जो थ्रू कौन था? कॉकरोच था। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे लिखा भी है, इट इम्प्लाइज पैसिव ट्रांसमिशन on infectious agent by the vector. Insects such as housefly, cockroach, etc. feed on feces. ठीक है, वो कहाँ से खाते हैं? फीसेस से, मतलब जो गंदगी होती है, पॉटी जो होती है, अब वो किसी की भी हो, कुत्ते की हो, किसी की भी हो, उसमें से वो लोग खाना खाते हैं। ठीक है, एंड पिक अप द पैथोजन ऑन देयर लेग, और अपने पैरों पे वो क्या करके लेके आते हैं? कीटाणु लेकर आते हैं। ठीक है, फिर part the leg or other part of their bodies and deposit them and to exposed food, और जब वो फूड में एक्सपोज्ड होते हैं तब क्या होता है? द डिजीज मैकेनिकली ट्रांसफर आर बैक्टीरियल डिजीज लाइक डायरिया, डिजेंट्री, टाइफाइड, फीवर। समझ में आया? कंटेमिनेटेड फूड हो जाता है, फिर उसको हम खा लेते हैं, तो टाइफाइड और डिजेंट्री और डायरिया होने के चांसेस होते हैं। समझ में आया? वो क्या हुआ, उनके पैरों से वो अपना गंदगी लगा कर ले आते हैं, खाने पे चल जाते हैं, तो ये सारी बीमारियां होती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल transmission. In biological transmission, the microorganism undergoes multiplication or development, or both. The body of vector, biological vector, are require incubation period called instinct incubation period before the vector can transmit the infection. The disease biologically transmitted included malaria, filariasia, yellow fever through mosquito, or bubonic plague replacing fever, relapsing fever through rat feel, और लिमिशिया थ्रू सैंड फ्लाई, etc. अब देखो बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल तुमको पता है मलेरिया का क्या होता है? मलेरिया का जो एनोफिलीज मॉस्किटो है, ठीक है, वो एनोफिलीज मॉस्किटो क्या करता है? इट विल हैव अ बाइट ऑन योर हैंड, ओके, एंड देन वो क्या करता है? बाइट करने के बाद तुरंत तुमको मलेरिया डिक्लेयर नहीं होगा, काटा उसने महीने भर पहले है। अब वो तुम्हारे ब्लड के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अंदर जाके क्या करेगा? बहुत सारा अपना मतलब अपनी इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब जो ये समय ले रहा है वो इंक्यूबेशन पीरियड, अपनी क्या कॉलोनीज को डेवलप करेगा। कॉलोनीज को कैसे डेवलप करेगा? वेरी गुड। कॉलोनीज को रिप्रोडक्ट करके नहीं करेगा बेटा, अंदर वो अपना लार्वा छोड़ देगा, फिर वो धीरे 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 करके बनेगा। वहां पे रिप्रोडक्शन कैसे? रिप्रोडक्ट वो पहले होके आता है, मादा मॉस्किटो रहती है वो, ठीक है, उसने अपने लार्वा को अंदर छोड़ दिया, फिर वो धीरे 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 करके वो बनता है, फिर वो अपनी मलेरिया को वो साइकिल को बनाता है, देन वो
मलेरिया डिक्लेयर करवाता है, ठीक है। ऐसे येलो और ऐसे ही किसी के काटने के थ्रू बीमारी होती है, समझ में आया। काटने के बाद कुछ समय लेता है, कुछ समय में वो अपनी कॉलोनीज को डेवलप करता है, फिर वो इन्फेक्शन तुमको दिखाई देता है उस फॉर्म में। समझ में आया बच्चों, ये था इसका आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये होता है बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। यहाँ पे वही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बताया था, ठीक है। बॉडी डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या हो रहा है, बॉडी कांटेक्ट, किसके, डायरेक्ट कांटेक्ट, फॉर एग्जांपल एड्स, गोनोरा, सिफिलिस। इनडायरेक्ट में आ रहा है डिप्थीरिया, मीजल्स और निमोनिया। यहाँ पे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या आ रहा है, व्हीकल ट्रांसमिशन थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, जैसे कि एमेबिक डिजेंट्री, बिसेलरी डिजेंट्री और एंट्रिक फीवर और कोलेरा और पोलियो, ठीक है। फिर आता है इन्फेक्टेड हैंड की वजह से, यहाँ पे मिल्क की वजह से हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर आता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है, थ्रू अदर फूड देन कंजेनाइटल और सिफिलिस की वजह से, यहाँ पे देखो थ्रू ब्लड। और फिर है लेथ्रोजेनिक लेबोरेटरी इन्फेक्शन, यहाँ पे वेक्टर ट्रांसमिशन में दो आ गए, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल, ठीक है। फिर आता है रोल ऑफ नर्स टू प्रिवेंट द प्रिवेंशन और ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। यहाँ पे आता है द प्रैक्टिस ऑफ प्रमोशन ऑफ हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन, तुम लोगों ने हैंड वॉशिंग पढ़ा है बच्चों, हैंड वॉशिंग पढ़ा है। ये हैंड हाइजीन हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा, कैसे मेंटेन करके रखना चाहिए, हमेशा हैंड वॉश करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ ही है जिससे हम सारे कुछ काम करते हैं। पेशेंट को तुमने टच किया, पेशेंट को पता नहीं कौन सी बीमारी है कौन सी नहीं है, वो उसको हो गया दिक्कत, है ना। अब यही सब क्या है, कंसिस्टेंट यूज ऑफ, मतलब ये हैंड हाइजीन हमेशा हेल्थ केयर वर्कर को मेंटेन करना है। अगर वो सर्जिकल पार्ट परफॉर्म कर रहे हैं तब सर्जरी के रिकॉर्डिंग, और अगर वो मेडिकल पार्ट परफॉर्म कर रहे हैं तब बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर उनको हैंड वॉशिंग करनी ही करनी है, ठीक है। फिर आता है कंसिस्टेंट यूज ऑफ एसेप्टिक टेक्निक, हमेशा एसेप्टिक टेक्निक यूज करना है, ठीक है, ठीक है। सेप्सिस और एसेप्सिस पता है ना, सेप्सिस मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय सेप्सिस, जो बॉडी के अंदर होता है, वेरी गुड। सेप्सिस मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम माइक्रो, समझ में आया। तो एसेप्टिक टेक्निक में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आर्टिकल और जो इंस्ट्रूमेंट है, समझ में आया, वो क्या हो गए, वो क्या हो गए, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन प्रैक्टिसेस। क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन प्रैक्टिसेस में क्या आएगा, नर्स आर एंड अदर हेल्थ केयर वर्कर often use of medical devices on more than one patient। एक पेशेंट से ज्यादा अगर मेडिकल डिवाइसेस यूज हो रहे हैं किसी भी चीज का, जैसे कि पहले डिसइंफेक्टेंट तो अपना फ्लोर वगैरह क्लीन होने चाहिए, इन्वायरमेंट क्लीन होना चाहिए। दूसरा क्या है, क्लीनिंग वाला, जितने भी डिवाइसेस नर्स यूज कर रही है, ठीक है, वो जितने भी डिवाइसेस यूज कर रही है वो क्लीन होने, जैसे कि थर्मामीटर, बीपी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। फिर अपना SpO2 जो होता है ना, चेक करने की मशीन होती है, क्या बोलते हैं उसको, फिंगर में लगा के तुम्हारा चेक करते हैं ना SpO2। शुगर की भी मशीन आ गई है ना,
और ये सारी जितनी भी मशीन्स हैं ये बार बार यूज होने वाली हैं, तो इनको क्या करना है, क्लीन रखना है ना, क्लीन रखना है। सैचुरेशन कुछ बोलते हैं उसको, डिवाइस कुछ बोलते हैं। सो ये सारी चीजें क्या करनी है, क्लीन करके रखनी है, ये नर्स का काम है, ठीक है। फिर यूज ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में अपना जो भी अपना बेसिक लेवल ऑफ इंफेक्शन कंट्रोल है और प्रिवेंशन है वो यूज करना, जिसमें बायोमेडिकल वेस्ट आता है, ठीक है। येलो में क्या जाएगा, रेड ब्लू, रेड कलर कोड में क्या जाएगा, और ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये उसके अंदर डंप करना। जैसे येलो में क्या आएगा, एनाटॉमिकल वेस्ट आएगा। एनाटॉमिकल वेस्ट मतलब हमारा अगर हाथ कट गया या ब्लड से रिलेटेड, बॉडी रिलेटेड चीजें, ठीक है। और रेड में क्या आएगा, प्लास्टिक वेस्ट। तो इनका सेग्रीगेशन अगर तरीके से होगा तो हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं, क्योंकि सारा कचरा एक में डाल देंगे तो फिर डिकम्पोज करने में दिक्कत है ना। और अगर ये सिक्रेशंस और ये सारी चीजें अगर हम एक ही उसमें डालेंगे तो जो जो सेग्रीगेट करते हैं, जो इसको डिकम्पोज करते हैं, उनके हाथों में नेडल चुभना, ये सब उनको इन्फेक्शन होगा ना, इसीलिए हम सेग्रीगेट करते हैं। फिर आता है पेशेंट असेसमेंट एंड एडिशनल प्रिकॉशन। पेशेंट का असेसमेंट और एडिशनल प्रिकॉशन यूज करना, उसके साइन एंड सिम्टम्स को बताना, फिजिशियन को इमीडिएटली जाके बताना, ठीक है। फिर आता है पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को एजुकेट करना, उसको बताना। फिर यूज ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस, सेफ्टी डिवाइसेस में क्या क्या आएगा, सेफ्टी डिवाइसेस में क्या क्या आएगा, जो शार्प चीजें उनको अलग करना, जो चीजें मतलब अगर हम पहले से ही सतर्क अवेयरनेस रखेंगे तो किसी चीज की दिक्कत हमको नहीं होगी, ठीक है। फिर डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन और मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस में फिजिकल बैरियर आ गया बेटा। फिजिकल बैरियर में क्या आएगा, यूजुअली द स्किन प्रिवेंट इन्वेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म अनलेस इट डैमेज, फॉर एग्जांपल by an injury, insect bite, burn. Other effective or physical barrier are mucous membrane such as lining of the mouth, nose and eyelids. Typically, mucous membrane are coated with secretion that fight microorganism. देखो यहाँ पे जो भी फिजिकल बैरियर है, फिजिकल बैरियर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन, नोज, आईलिड, इसके थ्रू इन्फेक्शन एंटर करता है, ठीक है। नोज हमारी एक तरह का रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन कॉज करता है। तो देखो सबसे पहले तो मैं तुमको बता दूं, जब भी हमारे जो ये नोज है, नोज नोज में ये छोटे 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 बाल है ना, ये हमारे ये जो हम जो सांस लेते हैं ना उसको प्यूरिफाई करते हैं। नाक में से जो गंदगी निकलती है वो क्यों निकलती है, क्योंकि वो जो है ना वो जितनी भी डस्ट है वो यहाँ पे हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में ना जाए, वो यहाँ पे स्टोर हो जाती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है। और फिर आईलिड, आईलिड से हमारा गंदगी निकलती है। दिन रात भर अगर तुम गाड़ी चलाओगे धूल में, जब तुम सुबह सो के उठोगे तो ये सारी गंदगी तुम्हारी निकल जाएगी, माउथ से गंदगी निकलेगी, ये जितने भी सिक्रेशंस है बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ये एक फिजिकल बैरियर का काम करते हैं। मैकेनिज्म रेजिस्टेंस में जैसे कि हमारे टीयर्स आ गए, ठीक है, टीयर्स मतलब आंसू, ठीक है। और स्किन में अगर कोई दिक्कत है तो भी वहां पे भी
जो हमारी बॉडी है रिएक्ट करती है, ठीक है। फिर हमारा कान, कान में से भी हमारा ईयर वैक्स निकलता है, ठीक है। तो जितनी भी चीजें है ना बेटा, ये सारी जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब क्या हो रही है, बाहर आ रही है, ठीक है। मतलब ये एक तरह से हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है कि जितनी चीजें मतलब अगर होने के चांसेस भी हैं तो कौन रोकता है, हमारी बॉडी ही उसका बैरियर बन जाती है, ठीक है। ओके। The digestive tract and the series effective barrier stomach acid भी एक बैरियर है। हम कुछ भी खा लेते तो हमको डाइजेस्ट होने में हमारा जो एसिड है वो भी एक बैरियर के रूप में ही काम करता है। वो बहुत सारे पैथोजेंस को मार देता है उसी में, है ना। पैनक्रियाटिक एंजाइम भी होते हैं, इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस भी होते हैं, जो भी गंदगी रहती है हमारे पेट से बाहर आ जाती है ना। अब बहुत ज्यादा ही जो उस पर अफेक्ट करता है बस उनको ही वो पार नहीं, वही बैरियर क्रॉस कर लेते हैं, वरना सब तो बैरियर की वजह से रुक जाते हैं। मतलब उस तरीके से जो बीमारी है वो नहीं हो पाती है ना। जैसे कि सर्दी हुई, सर्दी हुई तो हमको सर्दी हुई तो हमारे नाक मुंह ये सब है ना, पहले हमारी बॉडी उससे लड़ती है, ठीक है, वो एक रेजिस्टेंस शो करती है, ठीक है। उसके बाद जब वो हार जाती है, इम्यूनिटी, जिसकी इम्यूनिटी डाउन रहती है उसको तो फिर बहुत सर्दी के बाद उसको निमोनिया और बहुत सारी चीजें होती है ना। नहीं तो जिसकी बॉडी स्ट्रांग होती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, वो उस बैरियर को क्रॉस नहीं करने देती, ठीक है। मतलब डिजीज उसको क्रॉस नहीं करेगी और फिर डिजीज होगी ही नहीं, नॉर्मल सी सर्दी खांसी होके ठीक हो जाएगी, है ना। तो ये सारा खेल हमारी बॉडी के बैरियर का ही है, ये फिजिकल बैरियर है जो हमारी बॉडी शो करती है, ठीक है। फिर ब्लड, ब्लड, ब्लड में क्या है, the body also defends against the infection, increase the number of certain type white blood cell, neutrophils और देखो प्लेटलेट्स बढ़ती है, हमारी व्हाइट ब्लड सेल बढ़ती है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स और ये सब क्या करती है, इन्फेक्शन। तुमने कभी देखा है छिल गया होता है तो उसमें से पानी निकलता है, व्हाइट व्हाइट वो जो निकलता है वो सब क्या रहता है पता है, और फिर वो हीलिंग का प्रोसेस करते हैं, धीरे धीरे चमड़ी सुकड़ती है, फिर वहां पे एक, और जैसे ही वो सुकुड़ती तब दर्द सा भी होता है, उधर आसपास की चमड़ी को वो खींचता है ना। तो ये एक टाइप का बैरियर प्रोसेस है। अगर उस वुंड में इन्फेक्शन लग गया तो वो उसको वैसा ठीक करने नहीं देगा, है ना। तो ये ब्लड का काम होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है वो जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स और ये सारी जो है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लगने नहीं देती है। ये क्या करती है, उसके अगेंस्ट में ऐसी चीजें जनरेट करती है कि वो ब्लड के वजह, उस व्हाइट ब्लड सेल की वजह से इन्फेक्शन क्रॉस ना कर पाए। समझ में आया। फिर आता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन भी एक बैरियर है। देखो, जब तुम्हें कोई चीज लग जाती, बहुत जोर से सर में लग गई चोट, तो तुमने देखा है कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन, या कहीं हाथ में लग गई, यहाँ पे सूजन आ जाती है। क्यों आ जाती है, बस उतनी जगह पे ही रप्चर हो, वो एक टाइप का कुशन फॉर्म क्रिएट कर लेती है कि बाकी चीजें सेफ रहे, ठीक है। एक टाइप का बैरियर बना लेती कि बाकी की चीजों को कुछ ना हो। और इन्फ्लामेशन इसलिए क्योंकि उतनी सेल को बहुत जोर के मार पड़ी है तो वो दब के मतलब डेड हो गई, तो वहां पे क्या हो गया, पानी मतलब है भरा गया और वो सूज गया। ये एक टाइप का रिएक्शन है बॉडी का, ठीक है। किसी भी चीज के अगेंस्ट में शो करना कि भाई अब लग गई है तुझे, तो इसलिए इन्फ्लामेशन है, धीरे धीरे से वो ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, इन्फ्लामेशन है तो वो ठीक हो जाता है, एडीमा है तो वो ठीक नहीं होता। एडीमा में क्या होता है, वो दोनों सिमिलर है, पर एडीमा में जब तुम इस तरीके से दबाओगे ना, इस तरीके से दबाओगे ना, इन्फ्लामेशन में तो भी वो कड़क रहता है, एडीमा में वो नीचे दबता है, पानी जैसा दिखेगा, कुशन जैसे दबाओगे तो वो ऐसे अंदर जाएगा, और इन्फ्लामेशन में से दबाने में कड़क हो जाता है, दर्द सा फील होता है। समझ में आया। और देखो, इन्फ्लामेशन जैसे जैसे तुमको फ्रैक्चर हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो एक टाइप का बॉडी का रिस्पॉन्स होता है कि इन्फ्लामेशन हो गया उतनी जगह पे। समझ में आया। तो ये भी एक बॉडी का रिस्पॉन्ड है। फिर आता है इम्यून रिस्पॉन्ड।
इम्यून रिस्पॉन्ड में मैंने तुमको बताया था कि जैसे ही कोई हमारी इम्यूनिटी पे अफेक्ट करता है, एंटीबॉडीज जब जनरेट करता है, तो वो क्या करता है, कोई भी पैथोजन जब एंटर होता है तो हमको आता है फीवर, है ना। हमारी बॉडी क्या करती है, लड़ती है उस फीवर से, उस चीज मतलब फीवर तभी आता है जब हमारी बॉडी जब लड़ रही होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब कहीं पे भी मशीन, तुम फोन ज्यादा चला लोगे तो फोन गर्म हो जाएगा, तो वही है, जब बॉडी ज्यादा वर्क करती है तो फीवर आने लगता है, और जितनी ज्यादा वो बॉडी वर्क करेगी उतना ज्यादा समझ जाना युद्ध हो रहा है, मेरा इलाका करके, है ना। मतलब क्यों युद्ध हो रहा है, क्योंकि भाई बाहर का कोई फॉरेनर घुस गया है, कोई फॉरेन बॉडी घुस गई है, अब वो तुम्हारी बॉडी को डैमेज कर रही है, तो तुम्हारी बॉडी का रिस्पॉन्ड ये है कि वो एंटीबॉडीज जनरेट करके, मैंने तुम्हें बताया था टी सेल बीटा सेल, है ना, वो जनरेट करके उसको मारती हैं, किलर सेल, ठीक है, वो मारने की कोशिश करती है, अगर वो मर जाती है तो तुम्हारी बॉडी की बीमारी चले जाती है, नहीं मरती है फिर वो कॉज कर लेती है तुम्हारी बॉडी को, बीमार हो जाते हो। समझ में आया, ये आता है इम्यून रिस्पॉन्ड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे एड्स, एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना। तो एक्वायर्ड क्या करा उसने, बहुत सारी बीमारियों को, किसको डैमेज किया, इम्यून सिस्टम को, ठीक है, डेफिशिएंसी हर एक चीज की कर दी तुम्हारी बॉडी में, और सिंड्रोम शो किया। समझ में आया। अब एक्वायर्ड में तुम्हारी बीमारी क्या क्या आ जाएगी, तुमको निमोनिया, सीओपीडी, अपर रेस्पिरेटरी की जितनी बीमारी, अस्थमा वगैरह सब हो गया, ठीक है, ब्लड की सारी बीमारी हो गई, कैंसर भी हो गया, सब इतनी सारी बीमारी एक साथ हो जाती है, बहुत सारी बीमारी, और इम्यूनिटी उसकी वजह से कैसे हो जाएगी, बहुत डाउन। उसके लिए मतलब, और तुमने उसको देखा है, फिर उसके बाल निकलने लगेंगे, चलने में एकदम पतला दुबला सा हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें लगेगी ही नहीं उसको, डेफिशिएंसी क्रिएट कर रही है ना। तो ये होता है, समझ में आया, इम्यूनिटी के डाउन होने से। इज दैट क्लियर। और फिर क्या बचा है हमारा, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, कितना बचा है, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करती हूँ। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।